हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का एनुअल एग्जामिनेशन का साइंस सब्जेक्ट का पेपर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और ये एक स्कूल का ही क्वेश्चन पेपर है जो कि पिछले हफ्ते ही एक स्कूल में ये हुआ था। चलिए करेंगे, सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सेक्शन ए है हमारा फिजिक्स का। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया और जिसकी स्पीड दे रखी थी 20 मीटर पर सेकंड। द टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। चलो इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो देखिए मान लो यहाँ से हमने एक ऊपर को एक बॉल फेंकी, ठीक है। स्टार्टिंग की इसकी स्पीड जो दे रखी थी, क्योंकि बॉल को फेंक रहे हैं तो स्टार्टिंग की स्पीड कुछ होगी। यहाँ दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड। और जब हम इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो ये होगी फाइनल वेलोसिटी होगी 0। अब हमें यहाँ पर टाइम फाइंड आउट करना है, ये टी है, ठीक है। टी हमें फाइंड आउट करना है। अब एक बात और आप समझिए, जब हम कोई चीज़ ऊपर को फेंकते हैं ना तो उसमें एक्सेलरेशन ए जो होता है ना वो जी के बराबर होता है। और एक और बात, जब हम नीचे से फेंकते हैं ऊपर को तो स्पीड कम होती जाती है, तो एक्सेलरेशन होता है माइनस जी के बराबर। और माइनस जी यानी आप इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। वैसे तो वैल्यू इसकी होती है 9.8, पर कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। यहाँ हमें टी फाइंड आउट करना है। ये टी है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ये टी है। टी मतलब कि टाइम। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला हमारा क्या होता है। फॉर्मूला होता है, देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी है हमारी फाइनल स्पीड। फाइनल स्पीड तो क्योंकि बॉल ऊपर जब जाएगी, जब बॉल ऊपर जाएगी तो एक बार रुकेगी फिर नीचे आएगी ना, तो यहाँ तक मैक्सिमम हाइट सपोज यहाँ तक पहुंची तो फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी 0। और u जिस स्पीड से इसको फेंका गया है तो 20। और ए हमने लिया 10, तो प्लस यहाँ देखो प्लस -10। ए की वैल्यू क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं हम, तो ऊपर की तरफ जब बॉल जाएगी तो मैंने आपको बताया कि जी वाली हमारी वैल्यू माइनस में होगी, यानी ए होगा हमारा माइनस जी के बराबर, या आप -10 इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने -10 ले लिया। टी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो 20 को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। -20 इक्वल टू -10 टी, ठीक है। इक्वल लग रहा है बीच में, ये माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। टी कितना आ गया, टी इक्वल टू ये 10 दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में, तो 20/10 कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 2 जा 20। तो टी कितना आ गया, टी आ गया हमारा 2 सेकंड। टी आ गया हमारा 2 सेकंड। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी, तो बी हमारा करेक्ट आंसर आ गया 2 सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हमसे पूछा है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये दे रखी है फोर्स, तो फोर्स आप लिख सकते हैं F इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है। और मास दे रखा है कितना, मास दे रखा है 2 kg। आपको न्यूटन का सेकंड लॉ पता है। सेकंड लॉ क्या होता है, F इक्वल टू एम ए। एफ इक्वल टू एम ए होता है ना। अब यहाँ पर आपको F भी पता है और यहाँ से मास भी पता है, तो एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से सेम। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ए के साथ एम मल्टीप्लाई में, एम को उधर पहुंचा देंगे डिवाइड में, तो ए इक्वल टू क्या है, F/m। और F कितना है, F दे रखा है हमारे पास 10 न्यूटन, तो लिख देते हैं 10। और मास कितना दे रखा है 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 जा 10, कितना आ गया 5 आ गया। तो 5 देखो ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को। पहले मैं आपको एक बार ग्राफ बना के दिखाता हूँ। पहले थोड़ी सी जगह खाली कर लेता हूँ, ठीक है, जगह खाली कर देता हूँ। हाँ देखो, इसका अगर हम एक ग्राफ बनाएंगे ना तो इस तरह से, ये जो ग्राफ की बात करी ना, इस तरह से ग्राफ दे रखा है क्वेश्चन में। ये इस तरह से ग्राफ दे रखा है। ये हमारा क्या क्या दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हो गया वेलोसिटी ऊपर की तरफ, और नीचे ये टाइम इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ दे रखा है कि यहाँ पर जो ग्राफ है ना वो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस आ रहा है, यानी कि ग्राफ इस तरह का आ रहा है। ध्यान रखना इस बात को। यहाँ पे एक्सीलरेशन पूछा है। देखो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी, जो कि यहाँ तक थी। फिर यहाँ पर भी सेम वेलोसिटी, यहाँ पर भी सेम वेलोसिटी, यहाँ पर भी सेम वेलोसिटी। मतलब जब टाइम के पैरेलल आ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, वेलोसिटी हमारी सेम रह रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है। सपोज अगर गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर चल रही है तो 60 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ एक्सीलरेशन की ही बात करिए, तो एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एक्सीलरेशन 0 है। तो आंसर क्या आ गया इसका, 0, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम एट, तो मैक्सिमम कहां पर होगा। देखिए वेट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वेट इक्वल टू
mg, जो हमारा फोर्स इक्वल टू ma होता है ना, वही हमारा फॉर्मूला इसके लिए। वेट इक्वल टू mg भाई, g जहां पर ज्यादा वैल्यू होगी, मतलब g यानी कि ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जहां ज्यादा होगी वहीं पर उसका वेट ज्यादा होगा। कहां पर? तो ये होगा पोल्स पर, क्योंकि पोल्स पर g की वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए उसका वेट भी सबसे ज्यादा होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द टाइम पीरियड ऑफ ए वेव इज 0.01 सेकंड। यहां पर देखो टाइम पीरियड दे दिया, हमें फ्रीक्वेंसी पता करनी है। देखिए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी एफ इक्वल टू होता है 1/t। अब यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी पूछी है तो टाइम पीरियड कितना देर का 0.01, हम इसको उल्टा कर देते हैं, यानी 1/0.01 सॉल्व कर देते हैं। नीचे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट उड़ा दो, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगी क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो कितना आ गया 100। और फ्रीक्वेंसी हमारी किस में आती है? हर्ट्ज में, तो आंसर आ गया 100 हर्ट्ज। यहाँ देखते हैं तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द लाउडनेस ऑफ ए स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा लाउडनेस साउंड होगी, ठीक है, या जितनी ज्यादा लाउड साउंड होगी उतने उसका ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा। आगे बढ़ते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स। साउंड डज नॉट नीड ए मीडियम टू प्रोपोगेट। देखो साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। जब कोई मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगी। तो इसका जो आंसर है ट्रू है या फॉल्स है? तो आंसर इसका फॉल्स। जो साउंड के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी हमारा फिजिक्स का मोशन चैप्टर से ही है। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 मीटर। 80 मीटर की हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया गया। कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। उसको ऊपर से नीचे तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, और जी यहाँ लेना 9.8 मीटर पर सेकंड। चलो सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेते हैं जो कि 80 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, ये रफ फिगर है। तो 80 मीटर के लिए हमने ये लाइन बना ली, मतलब कि बॉल को हम यहां से गिरा रहे हैं इस पॉइंट से। जब बॉल नीचे गिर रही है तो ध्यान रखना इनिशियल स्पीड होगी इसकी 0, क्योंकि बॉल ऊपर से तो नीचे अपने आप गिर जाएगी ना ग्रेविटी की वजह से, तो यू इक्वल टू होगी 0। और यहाँ पर जो ग्रेविटी क्वेश्चन में दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें टाइम पता करना है कि कितने टाइम में ये नीचे गिर जाएगी। देखो फॉर्मूला हमारे पास, देखो पहले यहाँ पे एस दे रखा है, एस भी मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे एस दे रखा है हमारा कितना 80 मीटर। तो देखिए हम यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो देखो उससे क्या आता है। तो या तो आप ये लगा दो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमें एस दे रखा है, यू पता है, और यहाँ पे आप ए टी स्क्वायर में ए पुट कर देंगे, टी निकलेगा। चलो यही पुट कर देते हैं। या फिर आप वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वहाँ पे वी नहीं पता, वो नहीं लगा सकते, हम यही लगाएंगे, ठीक है। एस कितना दे रखा है 80 इक्वल टू यू हमें दे रखा है 0, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए कितना दे रखा है 9.8, तो 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ से देखो 2 से इसको कैंसिल आउट कर दें, 2 से 9.8 को करेंगे तो ये आ जाएगा 4.9, ठीक है। क्या हो जाएगा 80, और ये 4.9 को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो ये तो हो जाना है 0। चलो मैं एक बार ऐसे ही कर देता हूँ, 80 इक्वल टू 0 प्लस 4.9 टी स्क्वायर। आपको बात समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा 80 अपॉन 4.9, ठीक है, इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखिए पॉइंट हटा दो और ऊपर एक 0 बढ़ा दो। अब टी का स्क्वायर है, टी की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तब क्या करना पड़ेगा, टी की वैल्यू निकालें तो स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी तरफ रूट लग जाएगा, कितना 800 अपॉन 49, ठीक है। अब यहाँ देखो रूट में 800 है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, 800 को आप प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, और 100 है ना, 8 इंटू 100 लिख दिया मैंने, तो 8 को तो इस तरह से लिखा, और 100 को मैं लिख देता हूँ 10 इंटू 10, क्योंकि हमें रूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अपॉन रूट 49। देखो रूट ऊपर भी है नीचे भी है, ध्यान रखना, ये जो रूट है ना ये वाला, ये दोनों के लिए कंसीडर करेंगे। रूट 49 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नीचे आ जाएगी 7, क्योंकि 7 इंटू 7 49 होता है, ठीक है। इक्वल टू आप चाहे यहाँ लगा दो टी, या आप इधर भी लगा सकते हैं लेफ्ट में, ठीक है। तो मैं आगे इधर सॉल्व कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी हमारी, देखो यहाँ से देखो ये पेयर बन गया हमारा, ये 2 2 का पेयर बन गया। मैं कलर चेंज करता हूँ, आपको कोई वो ना रहे कन्फ्यूजन। ये 2 बन गया, यहाँ पे पेयर बन गया, और ये 10 का पेयर बन गया। यहाँ से 10 निकाल लेंगे, यहाँ से 2 निकाल लेंगे, ये 2 अंदर रह जाएगा एक, तो
यहाँ से आ गया 2, एक 2 बाहर ये आ गया और एक 10 बाहर आ गया, रूट में रह गया हमारे पास एक 2 और अपॉन में कितना है 7, ठीक है। तो 2 10 जा 20, 20/7 √2। आप √2 की वैल्यू पुट करके तभी आंसर इसका निकाल सकते हैं, इतना सेकंड आएगा, ठीक है। इसको आप आगे कैलकुलेट कर लेना। इस तरह से हमें इसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए पर्सन क्लैप्स नियर ए हाई वॉल, एक हाई वॉल के पास एक क्लैप करता है कोई पर्सन, हियर द इको आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड में उसको सुनाई देता है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द वॉल। देखिए ऐसे केस में आपको एक फॉर्मूला लगाना है, v इक्वल टू 2d/t। क्यों? देखिए कोई पर्सन यहाँ पर है, कोई पर्सन अगर यहाँ पर है, यहाँ कोई पर्सन खड़ा है, दीवार यहाँ है, तो एक बार तो उसकी आवाज जा रही है, ठीक है, यहां तक तो उसे सुनाई नहीं देगी, टकरा करके जब वापस आ रही है ना तब उसको सुनाई दे रही है। तो देखिए जाने का और आने का डिस्टेंस हमारी प्लस हो गई, पहले डी था जाने का और आने का डी, तो इसलिए मैंने यहाँ 2d लिखा है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, और डिस्टेंस क्या होगी, डबल होगी, तो 2 × d/t। यहाँ पर क्या दे रखा है, एक मिनट, हाँ टाइम दे रखा है 2 सेकंड, स्पीड दे रखी है 340, हमें पता करना है कि डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस पूछा ना, तो आप निकाल सकते हैं यहीं से। मैं चलो यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ दूसरे पेज पे ना करके। वी दे रखी है कितने 340, तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 340 इक्वल टू 2 × d, 2d चलो ऐसे रहने देता हूँ, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, चलो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई टी, और टी की वैल्यू कितनी दे रखे, टी दे रखे 2 सेकंड, ठीक है। तो 2 सेकंड यहाँ पर दे रखे, तो 2 × 340 इक्वल टू 2d, ये जो 2 है ना ये d वाले के साथ जो फॉर्मूला ये है, तो यहाँ से देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 340 मीटर, ठीक है। डायरेक्ट आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तब भी आया था, फिर भी आपको 2 से डिवाइड करना पड़ता है, आप ऐसे ऐसे भी 2 से काट सकते हैं। तो डिस्टेंस कितना आ गया 340 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए फिजिक्स में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं, इसमें कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 2 तो साउंड चैप्टर से था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ए कार मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग दिस टाइम। चलो इसे क्वेश्चन करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड यूनिफॉर्म, मैं पहले नोट कर लेता हूँ, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछी है, तो u 10 है और एक्सीलेशन 2 मीटर पर सेकंड, इसको टाइम दे रखा 5 सेकंड, ठीक है। तो हमने यहाँ नोट कर लिया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, v फाइंड आउट करना है, फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस पता करना है कितनी ये गाड़ी चल गई। देखिए हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा हमारे पास फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और फिर तीसरा हमारे पास होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। आपको 3 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं मोशन चैप्टर से, ठीक है। यहाँ पर देखो u पता है, a पता है, t पता है, हमें निकालना है v। तो हम एक काम कर सकते हैं, पहले पहला वाला ही फॉर्मूला लगा दें, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसी से निकाल सकते हैं। चलो तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v हमें निकालना है, u हमें दे रखा है 10, तो यहाँ पुट कर देते हैं 10 प्लस ए टी, तो प्लस a कितना है 2, तो प्लस 2 इंटू, और टाइम दे रखा है 5 सेकंड, तो 2 × 5 कितना आ जाएगा 10 प्लस और 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा 20, ठीक है। तो v कितनी आ गई 20, और यूनिट लगा देंगे मीटर पर सेकंड, तो v हमारे पास इस तरह से निकल आया। उसके बाद हमसे पूछा s, तो s के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो यही लगा देते हैं, कलर चेंज कर देता हूँ, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप ये भी लगा सकते थे, क्योंकि हमें तो v पता पड़ गया ना, तो हम ये लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। u हमारे पास पता है कितना 10, तो 10 इंटू टी, टाइम दे रखा है 2, तो 10 इंटू 2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सीलेशन दे रखा है कितना 2, तो हाफ यानी 1/2 इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, और टी कितना दे रखा 5, स्क्वायर है ना, तो 5 × 5 कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैल्यू पुट करिए, ए की वैल्यू हमने 2 और टी की वैल्यू हमने पुट करी यहाँ पे 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखो 10 × 2, ये तो हो जाएगा 10 2 जो हो गया ये 20, प्लस क्योंकि यू दे रखा था ना 10, और टाइम हमारे पास दे रखा था कितना, सॉरी देखो ये टी है ना, ये टी हमने यहाँ गलत ले लिया, टी दे रखा है 5, हमने यहाँ ले लिया 2। मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ, लिख देता हूँ कितना 5, ठीक है।
तो 10 5 अब ये हो जाएगा 50, ठीक है। 10 5 ये हो गया 50, प्लस यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये 5 5 25, ठीक है। तो कितना आ गया, 5 5 25 और ये 10 5 50, 75 मीटर, ठीक है। तो कितनी इसकी डिस्टेंस कवर कितनी होगी, 75 मीटर। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। जो हमें दे रखा था पहले हमें वो नोट करना है, उसके बाद हमें क्या निकालना था, v निकालना था, u पता थी, a पता थी, t पता थी, v वाला हमारा ये वाला फॉर्मूला पहले हमें पहली जो इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, निकल गया, ठीक है। फिर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूलेशन में s निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर भी देखो न्यूमेरिकल दे रखा है, आप इसको एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो आप कमेंट करना, फिर मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। उसके बाद है देखो क्वेश्चन नंबर 10 रह गया, राइट द 3 इक्वेशन ऑफ द मोशन एंड डेराइव एंड इवन ग्राफिकली। तो तीनों इक्वेशन मैंने आपको पीछे लिख के बताई थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, उनको एक को किसी को ग्राफिकली ड्राइव भी करना है, डेरिवेशन भी करनी है, आप देख लेना। अगर आपको डेरिवेशन नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट करना है। उसके बाद देखिए सेक्शन बी स्टार्ट होता है हमारा केमिस्ट्री का, ठीक है। तो यहाँ पर भी एमसीक्यू दे रखे हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो देखिए न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी या न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा रदरफोर्ड, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। बाकी जेम्स चैडविक का न्यूट्रॉन के लिए जाना जाता है, और जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल कंटेन। कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, तो जो कंपाउंड जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों होते हैं उसमें चार्ज्ड स्पीसीज होती हैं, ठीक है, आयनिक कंपाउंड वो होते हैं। मेजर कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, देखो एक सॉल्यूशन है, जैसे कि एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी में हमने कुछ एक चम्मच मान लो नमक मिला दी, या फिर एक चम्मच चीनी मिला दी, तो जो हमने डिसॉल्व किया गया इसमें जो एक्स्ट्रा डाला है वो हमारा है सॉल्यूट, वो क्या है सॉल्यूट। और जिसमें मिला है जैसे वाटर था, तो वाटर क्या था, वो सॉल्वेंट। तो ज्यादा मात्रा में क्या था, ज्यादा मात्रा में था हमारा सॉल्वेंट। तो मेजर कंपोनेंट क्या हुआ एक सॉल्यूशन का, तो हुआ सॉल्वेंट। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ऑप्शन बी। चलो उसके बाद है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, देख लेते हैं जरा इसको। यहाँ पर टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम पानी में 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी नमक को मिलाएगा, टेम्परेचर दे रखा 293 केल्विन, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट इट्स टेम्परेचर। तो आप कंसंट्रेशन इसकी निकाल लेना, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब नो मोर सॉल्यूट, जब उसमें और मतलब कोई और सॉल्यूट उसमें ना घुल सके तब हम बोलेंगे उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 36 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम, तो कितना आ जाएगा 36 अपॉन 100। इसको आप सॉल्व कर लेना तो ये आ जाएगा 0.36, ये इसकी सॉल्युबिलिटी होगी 0.36। उसके बाद देखिए कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस। तो 305 केल्विन को, देखिए केल्विन को जो आप सेल्सियस में चेंज करते हैं ना, तो मैं आपको एक वो बताता हूँ लिखकर, 0 डिग्री सेल्सियस पर 273 केल्विन होता है, ठीक है। 273 केल्विन होता है टेम्परेचर, अगर हम उसको लेते हैं सेल्सियस में, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। अब आप 305 केल्विन का निकालें तो इसमें से 273 को माइनस कर दीजिए, मैं यहीं पे आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो 305 केल्विन है ना, तो 305 में से आप 273 माइनस कर दीजिए, ये आपका जो आंसर आ जाएगा ये डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा 5, तो ये है ही 300 से ऊपर, और 273 यानी 27, तो ये है 27 और प्लस 5 कितना 32 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आ गया, इसका आंसर आ गया। 305 केल्विन को चेंज करेंगे तो 32 डिग्री सेल्सियस, और 500 केल्विन को करेंगे तो 500 में से आप 273 को माइनस कर दीजिए, आंसर आपका आगे आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल। आसान है, आप देख लेना, एनसीईआरटी में डायरेक्ट 2 पॉइंट है छोटे छोटे। हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम, ये मैं आपको निकाल के बताता हूँ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका जो कंपोजिशन हम इस तरह से लिखेंगे 2,8,7, ठीक है। 2 + 8 10, 10 + 7 17, जो 17 बन गया। अब जब वैलेंसी निकालते हैं ना तो ध्यान रखना, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, अगर वो 4 से ज़्यादा हैं तो वैलेंसी हमारी इसकी कितनी आएगी, इसकी वैलेंसी आ जाएगी 8 - 7, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, चार्ज इस पर रहता है नेगेटिव, ठीक है।
और अगर ये आउटर मोस्ट में 4 से कम होते तो सेम उतनी ही वैलेंसी इसकी रहती। तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी रहेगी 1। उसके बाद सल्फर की कितनी रहेगी, सल्फर का नंबर होता है 16। तो 2, 8, 8 और 2 10 और ये 6, इसकी वैलेंसी रहेगी हमारी 2। इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी 2, क्योंकि 8 में से आप 6 को हटा दो, 8 में से जब 6 को हटा दोगे तो कितना आएगा 2। ये इसकी वैलेंसी आ गई किसकी, सल्फर की। मैग्नीशियम की कितनी रहेगी, देखिए मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12। तो इसको लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2, 8, 2। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर ये 4 से कम है तो उतनी ही उसकी वैलेंसी होगी, मतलब कि वैलेंसी कितनी आ जाएगी, वैलेंसी इसकी आ जाएगी 2। ठीक है, इस पे जो चार्ज रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पर माइनस, जिसमें माइनस करना पड़ता है उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव रहता है, यानी क्लोरीन का भी चार्ज नेगेटिव रहेगा। अगर चार्ज पूछा जाए तो आप लिखना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो फटाफट से पहले थोड़ी सी जगह खाली कर देता हूँ, फिर फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आपको फिजिक्स में और ये केमिस्ट्री में कोई डाउट रहता तो आप मुझे कमेंट कर दिया करो। एक्चुअली में क्या है, मैथ्स के साथ साथ जो है ना साइंस का लोड थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए साइंस नहीं पढ़ा पाता, हालांकि ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग एनी 4 लिखने इनमें से, चलो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, देखो आप फॉर्मूला कैसे लिखते हैं आपको मैं एक बार याद दिला देता हूँ। मैग्नीशियम क्लोराइड में Mg आ गया, क्लोराइड के लिए हम क्लोरीन लिखते हैं। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। आप इनका चार्ज देखेंगे तो ये +2 होता है और ये -1। इस तरह से लिखा जाता है। ये चार्ज जो क्लोरीन के नीचे जो लिखा गया वो Mg के साथ लिखा जाएगा, और यहाँ जो Mg के साथ लिखा है वो क्लोरीन के साथ लिखा जाता है। क्या बन जाता है, Mg हमने ऐसे ही लिखा और ये 1 इसके साथ चला जाएगा, और Cl को ऐसे लिखा, Cl के साथ ये 2 चला जाएगा, तो MgCl2। 1 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिंपल ऐसे ही लिख दीजिए MgCl2। समझ में आ गया आपको। चलो, ऐसी कॉपर नाइट्रेट में डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको तरीका मैंने बता दिया। अगर आपको फॉर्मूला बनाने में दिक्कत होती है तो देखो, जहाँ तक मुझे याद है कि केमिस्ट्री की मैंने वीडियो डाल रखी है, अगर आपको डाउट रहता तो मैं फिर से डाल दूँ, अगर वो नहीं डाली होगी या फिर आपको डाउट रहता तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, CuNO3, एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। ठीक है, चलो इसके बाद यहाँ पर ब्रोमीन एटम अगर अवेलेबल है 2 आइसोटोप में, यहाँ देखो 2 आइसोटोप दे रखे हैं, ये कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। आसान क्वेश्चन है, और इस पर देखो आइसोटोप पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आपके बहुत बार पूछा जाता है, तो कैसे निकालते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। एवरेज एटॉमिक मास किस तरह से निकालते हैं, देखो एवरेज एटॉमिक मास, अब आप इसको कंप्लीट लिखना, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ जगह की वजह से। तो देखो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, ब्रोमीन की अगर हम यहाँ बात करें तो ब्रोमीन में देखो कितना 49.7% है, तो कितना परसेंट है 49.7% है, तो अपॉन 100 इसका मास कितना है, मास देखो कितना दे रखा है 79, ऊपर वाला मास होता है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ पर 79, तो इंटू लिख दिया हमने 79, प्लस दूसरा कितना परसेंटेज है 50.3, तो 50.3 अपॉन 100 इंटू इसका मास, तो ब्रोमीन का जो सेकंड आइसोटोप उसका मास कितना है 81, तो इंटू 81। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आराम से इसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना। वैसे मैं आपको बता दूं NCERT का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करना, बस आपको इतने को पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, कंपेयर थॉमसन रदरफोर्ड मॉडलिंग, मॉडल करने तो मॉडल के लिए तो काफ़ी थ्योरी दे रखी है, आप वहाँ से देखना। एक्सप्लेन विद एग्जांपल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार। देखो मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, जैसे सपोज मैंने एक ये लिखा, मैंने कोई एक एलिमेंट लिखा Mg, नीचे लिखा उसका एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखा उसका एटॉमिक मास। ठीक है, आई थिंक 24 ही होता है अगर मैं करेक्ट हूँ तो, नहीं हो तो आप मुझे कमेंट करना Mg का मास कितना होता है। ठीक है, या फिर आपने Al लिखा, चलो Al नीचे इसका नंबर होता है 13 और उसका मास होता है 27, तो ये जो ऊपर वाला है ना ये इसका एटॉमिक मास है। ठीक है, और जो नीचे वाला जो होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन ही होते हैं हमारे किसके बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर। और अगर कोई स्टेबल एलिमेंट कोई चार्ज नहीं है तो वही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, एक मिनट, अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे मैं अगर बात करूं
यूरेनियम, यूरेनियम का नंबर 92 होता है और इसका मास नंबर 235 होता है। एक और यूरेनियम पाया जाता है, इसका एटॉमिक नंबर 92 ही होगा और मास इसका 238 होगा। तो ये क्या है, आइसोटोप्स। ठीक है, और एक काम और कर सकते हैं आप, यहाँ पे ये भी एग्जांपल दे सकते हैं। ये जो ये मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट। ये जो एग्जांपल दे रखा है ना, ये भी आइसोटोप का ही है, ब्रोमीन, जिसका मास 17। आप इतना लिख दीजिए, एक ये और दूसरा एग्जांपल ये। ठीक है, इसके अलावा आपको मैंने तो ये एग्जांपल बता दिया। ठीक है, तो ये आइसोटोप्स के। आइसो बार क्या होता है, आइसो बार का मतलब होता है सेम मास नंबर। ठीक है, इसका एटॉमिक मास सेम होता है। इसके लिए आप एग्जांपल लिखना आर्गन का। एक मिनट, आर्गन का होता है 2 8। आर्गन का ही होता है, आर्गन का होता है 18 40 और कैल्शियम, कैल्शियम का 20 40। ठीक है, जब ये मास नंबर ऊपर वाला सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे, यानी एलिमेंट भी डिफरेंट होंगे, तो हम उसको बोलते हैं आइसो बार। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, थोड़ी सी जगह खाली कर देता हूँ। देखो, इस मोड में पेपर को डिस्कस करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, बाकी कॉपी पेपर पे ना टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आप कमेंट करना आपको इसमें कंफर्टेबल हो कि नहीं। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, ये दे रखा है एक हमारा, ये दे रखा है जो भी डायग्राम टाइप आप समझो, इसमें हमें फिल करने हैं ABCD की वैल्यू। ABCD क्या है इसमें बताना है इस डायग्राम में। देखो यहाँ पर सॉलिड है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस होना है, मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो रहा है। ये क्या होता है, अगर कोई सॉलिड बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट अगर गैसेस में चेंज होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ई वैसे सब्लिमेशन होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ सभी का। तो देखो, सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है, ये सब्लिमेशन हो रहा है। मैं एक एक करके बताता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले तो ई लिख देता हूँ। ई क्या है, ई है हमारा सब्लिमेशन। ठीक है, अगर कोई चीज़, एक मिनट पहले लिख देता हूँ, अगर कोई मैटर हमारा डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं उसको, सब्लिमेशन, विदाउट कन्वर्टिंग लिक्विड, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। उसके बाद देखो, या गैस बन के गैस से लिक्विड में बन रहा है, तो मैं डी नाम बोलूँगा इसका। तो गैस से लिक्विड में, कोई गैस थी लिक्विड में, तो ये क्या बन गया, ये हो रहा है हमारा क्या, कंडेंसेशन। ठीक है, जैसे वाटर वेपर गैसेस फॉर्म में होता है, फिर वो वाटर बन जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। उसके बाद यहाँ से लिक्विड से गैस, चलो डी के बाद में यहाँ से, चलो डी के बाद में सी लिखता हूँ, चलो वो बाद में लिखूंगा, लिक्विड से गैस। यहाँ से सी क्या हमारा, लिक्विड से सॉलिड। लिक्विड था, जैसे वाटर था लिक्विड, उसको सॉलिड में यानी बर्फ बन गई, तो क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हम फ्रीजिंग। ठीक है, उसके बाद जरा ए और बी देखते हैं। सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड क्या होता है, मेल्ट हो गई तो सॉलिड से लिक्विड बनता है, तो ए क्या है, मेल्टिंग। ए क्या है हमारा, मेल्टिंग। उसके बाद बी भी देख लेते हैं। तो बी क्या, लिक्विड से गैस, लिक्विड था जैसे वाटर था, वाटर से वाटर वेपर बन गया, तो ये क्या बन गया, ये हो गया वेपोराइजेशन। ठीक है, या आप इसको इवेपोरेशन भी लिख सकते हैं, वेपोराइजेशन। ठीक है, तो ये थे हमारे ABCD जो नाम है वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। आगे चलते हैं, गिव रीज़न। ठीक है, तो गिव रीज़न ईजी ही है, डायरेक्ट आपकी NCERT के बुक के ही, आप इनको देख लेना। उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी आसान है, इसमें थोड़ा लंबा पढ़ना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, वैसे तो मैं चाहता था कि सभी क्वेश्चंस को एक बार डिटेल में बताऊं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी ऑलरेडी बन चुकी है, तो बहुत लंबी बन जाएगी। ठीक है, आप ये देख लेना, आपको अगर कोई डाउट रहता है तो आप फिर मुझे बताना। ठीक है, ये आप इस पढ़ेंगे तो गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, वाई कंप्रेस्ड एयर यूज्ड एज फ्यूल। तो क्यों यूज़ किया जाता है, तो ट्रांसपोर्टेड ईजिली, या ये सभी पॉइंट है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन, ये तीनों ही पॉइंट है, मतलब कि डी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद देखिए, हाँ, लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड, लिक्विड की क्या फिक्स नहीं होती, शेप नहीं फिक्स होती। वॉल्यूम तो फिक्स होता है, तो यहाँ पहले में तो आएगा शेप, यहाँ आएगा पहले में शेप और दूसरे में वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप तो ऑप्शन इसमें ये आएगा। ठीक है, हैव नो फिक्स्ड शेप और बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, तो ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए, ये वाला। उसके बाद देखो, एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में कुछ बात चल रही है। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी। तो सेक्शन सी बायोलॉजी के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, द कॉमन बायो फर्टिलाइजर यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कॉमन बायो फर्टिलाइजर यहाँ पर होगा ग्रीन मैन्योर। ठीक है, मरगोसा तो नीम प्लांट जो होता है उसको बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है, विच वन इज एन ऑयल यील्डिंग प्लांट। तो
यहाँ पे हमें इन प्लांट्स में से वो बताना है जिससे हमें ऑयल मिलता हो। देखो लेंटिल तो दाल होती हैं, दालें जो होती हैं, कॉलीफ्लावर आपको पता ही है, और कैबेज, ये दोनों तो ये मतलब सब्जियां हैं। ये सनफ्लावर, इससे हमें ऑयल मिलता है। सेल वॉल इन प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, ये स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट रहता है क्लोरोफिल, ठीक है। उसके बाद पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा एक सिंपल टिश्यू होता है। उसके बाद देखो कार्डियक मसल फाइबर्स, ये ब्रांच्ड भी होते हैं, स्ट्राइटेड भी होते हैं, और इनवॉलंटरी भी मसल्स होती हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखो असर्शन एंड रीजन में, ए लाइसोसोम आर आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल, बिल्कुल ठीक है। रीजन, लाइसोसोम प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, नहीं ये गलत है। इसका जो असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, तो इसका मतलब ए, सॉरी सी वाला, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, वो भी असर्शन रीजन का है। ए सीलेटेड एपिथेलियम हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, और रीजन भी सीले हेल्प्स इन मूवमेंट, दोनों ही करेक्ट हैं। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि ऑप्शन ए को हमारा करेक्ट टिक कर देंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में आपको डिफरेंस लिखना है। उसके बाद इंटरक्रॉपिंग के क्या एडवांटेज होते हैं, एग्जाम्पल भी आपको देना है। आसान से क्वेश्चन है ये सभी, एनसीईआरटी में डायरेक्ट आपको आंसर इनके मिल जाएंगे। डिफाइन करनी है मिल्क एनिमल्स, मिल्क एनिमल्स वो होते हैं जिनसे हमें मिल्क प्रोड्यूस होता है, मतलब जिनसे हमें दूध मिलता है, जैसे कि काओ, बफेलो, गोट, ये सब। और फॉडर क्रॉप वो होती है जो कि गाय भैंस वगैरह जितने भी पालतू जानवर होते हैं इनके चारे के लिए जो यूज़ किया था, जैसे बाजरा हुआ, ज्वार हुआ, ये सब। लैक्टेशन पीरियड, कोई जैसे गाय है, भैंस है, जो कितने टाइम तक ये मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, कितने टाइम तक इनमें ये दूध देती हैं, वो टाइम होता है लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। उसके बाद है डिफाइन ऑस्मोसिस, ये भी आप लिख सकते हैं। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरह से इनकी डेफिनेशन और ये टाइप्स दे रखे हैं। उसके बाद ये देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसका यहाँ पे गिव रीजन देना है। ब्लड कनेक्टेड टिश्यू, पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, तो ये ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। मसल का भी देखो, ये तीनों ही आंसर हमारे आंसर, मतलब तीनों ही क्वेश्चन आसान है। और मसल्स, हार्ट की मसल इनवॉलेंट्री मसल होती हैं। हार्ट को हम अपनी तरफ से हम बंद या तेज नहीं कर सकते, तो जो मसल्स अपने आप जो काम करती हैं, हमारा जिन पे कोई अधिकार नहीं होता, सॉरी अधिकार का मतलब यहाँ पे हम कुछ उसमें कुछ अपनी तरफ से नहीं कर सकते। हाथ पैर को तो हम हिला डुला सकते हैं, हार्ट की मसल को हम कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसी मसल को बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल। उसके बाद देखो टेंडन एंड लिगामेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टिश्यू चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर कर लेना इन सभी क्वेश्चन को। इनफैक्ट क्वेश्चन तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सभी क्वेश्चन कर लेने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स, इनके बीच में डिफरेंसेस एनसीईआरटी में सीधे सीधे दे रखे हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होती हैं जो कि एक प्लांट को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होती हैं, जैसे कि NPK जनरली बोला जाता है, NPK। तो N से क्या, नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस, और K से पोटेशियम, ठीक है। तो ये तीन तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, और भी हैं, तो आप इनको सबको लिख देना, इसकी डिफाइन लिख देना। और इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होती हैं जो कम मात्रा में चाहिए होती हैं। डिफाइन वीट, तो वीट क्या होता है, अनवांटेड प्लांट होते हैं जो खेतों में, जो अनवांटेड प्लांट घास वगैरह जो उगाती हैं, जो हमें नहीं चाहिए होती हैं, उनको हम बोलते हैं वीट, ठीक है। गिव टू एग्जाम्पल, तो इसमें पार्थिनियम है, और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो केस स्टडी, बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये बहुत बार ये क्वेश्चन सेम पूछा गया है। यहाँ पर देखो 3 फिगर दे रखे हैं, हमें यहाँ पे बताना है। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। व्हाट डू दिस फिगर शो ऑल टुगेदर, तो यहाँ पर ये देखो, ये जो हनी बी होती है ना, मधुमक्खी होती हैं, उनके ग्रुप के बारे में बताया गया। 3 अलग अलग, एक तरह से इनके जो कास्ट होती है ना, उनके बारे में बताया कि किसका क्या काम होता है। मैं आगे बताऊँ क्या। विच वन इज क्वीन बी, तो क्वीन बी, रानी मक्खी कौन सी, तो रानी मक्खी हमारी ये पहली वाली है, ठीक है, ये वाली जो हमारी रानी मक्खी है। विच वन ऑफ देम इज ए हैप्लॉइड फर्टाइल मेल, हैप्लॉइड फर्टाइल मेल ये है सेकंड वाला, ठीक है। और उसके बाद विच व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द इंसेक्ट शोन इन द फिगर, इंडिविजुअल, सोशल, ये सब सोशल होते हैं, क्योंकि एक मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसी के अंदर सारी चीज़ें, मतलब सभी तरह की जो कास्ट होती हैं इनकी पाई जाती हैं। कोई वर्कर है, कोई हैप्लॉइड है, कोई नहीं, क्वीन भी तो खैर ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो ये सभी जो एक साथ रहती हैं तो ये सोशली होती हैं, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, सोशल। तो ये था देखिए इस पूरे पेपर का लास्ट क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन दिख रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। आप इनके आंसर्स, अभी डिटेल में तो देना पॉसिबल नहीं, आप इनके आंसर ज़रूर आप अपनी एनसीईआरटी बुक से, या फिर जो भी आपके पास साइड बुक हो उससे आप ज़रूर नोट कर लीजिए। बाकी जो MCQ टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो देखिए इस तरह से हमने पूरा क्वेश्चन पेपर डिटेल में डिस्कस कर लिया है।
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे से ज़रूर पूछना, और हो सके तो जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप दोबारा एक बार ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो पूछना ज़रूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कोई और दूसरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे या फिर कोई क्वेश्चन मैथ्स का ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी ज़रूर पूछना। चलिए मिलते हैं। ओके, थैंक यू।